पढ़े हो कुछ? कल लिखा था? कहां तक हुआ था? मध्यम वर्ग हो चुका था। कल वाला क्वेश्चन कहाँ लिखा है? तुमने लिखा था? फॉन्ट साइज देखें तुम्हारा। अभी तुम ऐसे लिख रहे हो छोटा छोटा। नहीं, बड़ा करो इसको, कोशिश नहीं। ठीक है, फॉन्ट साइज बड़ा करो तुम थोड़ा सा। और राइटिंग पे काम करना पड़ेगा तुमको, राइटिंग तुम्हारी अभी सही है नहीं। बचपन में मार वार नहीं खाए हो क्या लिखने के लिए? अभी एक लड़का है, उसको पेंसिल पे लिखवा रहे हैं। जब तुम पेंसिल से शुरू करो, डेली 2 पेज पेंसिल से लिखो। पेंसिल से लिखने से क्या होता है, जो इधर उधर होता है ना, वो सीधी लाइन बनने लगती है। हाँ, ऐसा थोड़ा ना बच्चों को पेंसिल से लिखवाया जाता है। ठीक है, कहाँ तक पढ़ा था हमने? मध्यम वर्ग, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग ना। उदारवादी राष्ट्रवाद, हम्म, हाँ। अगला क्या है? हाँ लिखो। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म मीन्स? उदारवाद क्या था? जो लिबरलिज्म क्या था, उदारवाद क्या था? जो स्वतंत्रता पे विश्वास करते थे, समानता पर विश्वास करते थे, लोकतंत्र की विचारधारा पर विश्वास करते थे, जो कहीं ना कहीं पूंजीवाद के पोषक बनते हैं कि स्वतंत्र तरीके से मेरी जो समाज था वो क्या था, बटा हुआ था। तो समाज में जो हायरार्की है उसके अगेंस्ट ये लोग किस में विश्वास करते थे? ये लोग समानता आधारित व्यवस्था में ये लोग भी विश्वास करते थे। ये जो विशेषाधिकार है, ये विशेषाधिकार क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। और समाज कैसा होना चाहिए, समानता आधारित समाज होना चाहिए। जिसकी क्षमता हो वो समाज में क्या हो, आगे बढ़े। तो ये पूंजीवाद को क्या करेगा, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तुम अपने अनुरूप व्यवसाय शुरू कर सकते हो। तो इसमें क्या है, स्वतंत्रता है, मतलब फ्रीडम है, इक्वलिटी की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है, राइट, डेमोक्रेसी की बात करता है। और तो जब ये सारी चीजें आएंगी तो इसका परिणाम क्या होगा कि पूंजीवाद बढ़ेगा। पूंजीवाद क्या होगा, बढ़ेगा। जो व्यवस्था थी, प्राचीन जो व्यवस्था थी वो क्या होगी, टूटेगी। प्राचीन व्यवस्था कैसी थी, मोनार्की, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और जब उदारवाद आएगा तो जो रूढ़िवाद है, जो कंजर्वेटिज्म है, रूढ़िवाद है, वो क्या होगा, कंप्रोमाइज होगा ना। वो क्या होगा, कंप्रोमाइज होगा, रूढ़िवाद कम होगा। उदारवाद आएगा तो समानता आधारित व्यवस्था स्थापित होगी।
और डेमोक्रेसी के वैल्यूज क्या होंगे, बढ़ेंगे। दूसरा, समानता आधारित व्यवस्था होगी तो कुछ लोगों को क्या होगा, व्यवस्था में लाभ मिलेगा। जो लोग समाज के नीचे हैं, यानी जो लोग टैक्स दे रहे हैं यहाँ पर, उनकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और वो हो सकता है क्या हो, समाज में ऊपर चले जाएं। तो हमने क्या बताया था कि समाज क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। हायरार्की पहले क्या थी, हायरार्की विशेषाधिकार आधारित थी। अब हायरार्की क्या है, हायरार्की अब बदलेगी। अब ये सोसाइटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, क्लास में, राइट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, क्लास में। अब जो हो सकता है ज्यादा कमाएगा वो उच्च आय वर्ग में होगा, फिर मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग। तो व्यवस्थाएं क्या होंगी, इस तरह से बदलेंगी। और ये फेज क्या करेगा, राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ये क्या होगा, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देगा। तो लिखो इसमें, लिखो, फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ था फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने सबकी समानता स्थापित हो। तो क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता हो और कानून के सामने क्या हो, सब बराबर हो। तो मतलब बराबर होने का क्या होगा कि कोई प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा। मतलब समाज में क्या होगा, समाज बिना विशेषाधिकार के होगा, सब कानून के समक्ष क्या है, सब बराबर। फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। लिखो, पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज्ड, राजनैतिक रूप से politically it emphasized a government by consent, राजनीतिक रूप से इसने जनता की सहमति से बनी सरकार, राजनीतिक रूप से इसने जनता की सहमति से बनी सरकार politically it emphasized a government by consent and the end of autocracy, राजनीतिक रूप से इसने जनता की सहमति से बनी सरकार और निरंकुशता के अंत पर जोर दिया, और निरंकुशता के अंत पर जोर दिया, और यह निजी संपत्ति की सुरक्षा के पक्ष में थी। It emphasized a government by consent
and the end of autocracy. It also stood stood for the private property right. ये क्या चाहती है कि व्यवस्था कैसी हो कि वहां लोकतंत्र स्थापित हो, जो ऑटोक्रेसी है, जो निरंकुशता है, वो क्या हो, समाप्त हो और व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार मिले। व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार होगा तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, कैपिटलिस्ट क्लास के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। जिनके पास क्षमता ज्यादा है वो क्या होगा, आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं बाजारवाद को भी ये बढ़ावा देगा। बाजारवाद को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। उत्पादन के साधनों पर जो नियंत्रण है वो किसका होगा, प्राइवेट व्यक्ति का हो सकता है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का हो सकता है, या मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है। इस तरह से ऐसा नहीं होगा कि उत्पादन के साधनों पर केवल राज्य का नियंत्रण हो, राइट। ये बात करता है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की बात करता है, और डेमोक्रेसी में लोगों की स्वतंत्रता की भी बात करता है। और स्वतंत्रता क्या चाहिए, हर स्तर पर चाहिए। जो फ्रीडम हो वो हर तरह की फ्रीडम होनी चाहिए, राइट। सोशल फ्रीडम होनी चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए। तो ऐसी बात यहां की जाती है कि किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, समानता आधारित व्यवस्था होगी, कोई भी व्यवसाय करने का व्यक्ति को क्या होगा, अधिकार होगा। ठीक है, आगे लिखो। इकोनॉमिकली देखो, आपकी एनसीईआरटी में जो लिखा है उसमें लैंग्वेज बहुत जटिल है, उसमें इधर उधर करके बहुत लिखा है। मैं कोर एसेंस आपको लिखाता हूं उसका, ठीक है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि तुम यही पढ़ो उसको छोड़ दो। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलेंगी, हो सकता है उसमें मिले, तो उसको आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिखो, इकोनॉमिकली इट स्टूड फॉर द फ्रीडम, आर्थिक रूप से यह बाजारों की स्वतंत्रता, आर्थिक रूप से यह बाजारों की स्वतंत्रता it stood for the freedom of markets and the removal of state imposed restrictions। आर्थिक रूप से यह बाजारों की स्वतंत्रता और वस्तुओं तथा पूंजी की आवाजाही, वस्तुओं तथा पूंजी की आवाजाही वस्तुओं तथा पूंजी की आवाजाही पर लगे राजकीय प्रतिबंधों को हटाने के पक्ष में था। इकोनॉमिकली इट स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स and the removal of state imposed restriction on the movement of goods and capital। Removal of state imposed restrictions on the movement of goods and capital।
वस्तुओं तथा पूंजी की आवाजाही पर लगे राजकीय प्रतिबंधों को हटाने के पक्ष में था। ये क्या करता है कि बाजार की क्या हो, स्वतंत्रता हो। जब हम कुछ उत्पादन करेंगे तो क्या चाहेंगे कि वो आसानी से सेल कर सकें, बेच सकें, और कहां, कम दूरी में। अगर ये राज्य है, हम यहां उत्पादन कर रहे हैं और हो सकता है यहां अलग अलग स्टेट हों, तो क्या होगा, हर जगह टैक्स नहीं होना चाहिए। हम उत्पादन कर रहे हैं, आप उस पर एक बार टैक्स ले लो, राइट। हर जगह टैक्स नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये विचारधारा होने से क्या होगा, गुड्स का क्या होगा, फ्री फ्लो बढ़ जाएगा, फ्री फ्लो बढ़ जाएगा। और जब फ्री फ्लो बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, लोग प्रोत्साहित होंगे ना, बाजारवाद क्या होगा, बढ़ेगा, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, उसकी पूर्ति बढ़ेगी, एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज जनरेट होगा। कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब यह है कि यहां सपोज करो प्रोडक्शन हो रहा है और यहां मार्केट है, तो जहां उत्पादन हो रहा है उसको क्या चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए ना, क्या चाहिए, कई रॉ मटेरियल हो सकता है यूज होते हो उसमें, और हमने यहां पर कुछ बनाया, तो ये एक चेन विकसित हो रही है यहाँ ना, कि रॉ मटेरियल कोई सामान कहां से लाना है, कौन सा रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, रॉ मटेरियल, ये हो सकता है 3 प्लेस से आते हो, अलग अलग प्लेस से। ऐसे में क्या होगा, एक चेन विकसित करना होगा। और दूसरा क्या होगा कि हमने बना लिया, अब हमें कहां तक पहुंचाना है, मार्केट तक, यानी आपके पास तक पहुंचाना है। तो आपके पास पहुंचाने के लिए क्या होगा, कंपनी से कोई उत्पाद बनता है तो क्या होगा, उसकी मार्केटिंग होती, ऐड होता है तमाम तरह का, आप तक आसानी से नहीं पहुंचता है ना, पहले थोक विक्रेता के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर से आप खरीद के लाओगे, तो एक चेन विकसित हो रही है ना। तो जब फ्री फ्लो होगा तभी इसको क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा, और ये चेन विकसित करेगा, इससे इकोनॉमी क्या होगी, तेजी से ग्रो होने लगेगी, बहुत सारे लोगों को क्या होगा, यहां पर रोजगार मिलेगा, राइट। तो हमारे यहां भी उदारवाद लाया गया था, एलपीजी सुधार किए गए थे 1991 में, तो उसने भी क्या किया था, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, बहुत सारी चीजों का क्या हुआ था, मुक्त प्रवाह होने लगा था, ठीक है। अब वो इकोनॉमी में और डिटेल में पढ़ोगे, उसमें भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन की बात की जाती है कि जिससे मार्केट क्या हो, प्रभावित ना हो, निगेटिव रूप से मार्केट हमारा प्रभावित ना हो, राइट। तो इससे क्या होगा, तो ये बाजारवाद है ना, बाजार का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। तो इस विचारधारा ने क्या किया, बाजारवाद को बढ़ावा दिया, फ्री फ्लो को बढ़ावा दिया, दूर तक व्यापार आसान हो सके जिससे। और जब ये सारा कॉन्सेप्ट विकसित होगा तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद आएगा, हम अपने सामान को यहां से उत्पादन कर रहे हैं, यहां तक बेचेंगे अगर, तो हमें लगेगा ना ये हमारे देश की टेरिटरी, हम यहां से कोई सामान सिक्किम में बेच रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे सिक्किम में हमारा सामान बिकता है, वो विदेश में बिकता है, वो भी हमारे देश का अभिन्न अंग है, एक भाव विकसित होगा ना। अब सपोज करो सिक्किम वाले वीजा लगा दे वहीं कि नहीं, अब ये ऐसे नहीं जा सकते तुम लोग यहाँ, तो क्या होगा, वो भाव कहीं ना कहीं समाप्त होने लगेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसको क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी, ये सब राष्ट्रवाद के विकास का कारण बनेंगी। तो विचारधाराएं भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। आगे लिखो इसमें, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी राष्ट्रीय एकता के लिए एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का होना आवश्यक समझा गया। यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी
अलाउ राष्ट्रीय एकता के लिए एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का होना, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, अलाउ फॉर फ्री ट्रेड was seen as necessary for national unity. Free trade was seen as necessary for national unity. राष्ट्रीय एकता के लिए एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का होना आवश्यक समझा गया, जिससे मुक्त व्यापार हो सके। क्लियर हुआ? तो उदारवाद ने क्या किया, इस तरह के परिवर्तन को बढ़ावा दिया, ताकि क्या हो, व्यक्तियों के बीच क्या हो, स्वतंत्रता हो, कोई विशेषाधिकार ना हो, लोकतंत्र की स्थापना हो, लोग अपना व्यापार वाणिज्य आसानी से कर सकें, एक इकोनॉमिक टेरिटरी क्या हो, डिफाइन हो सके, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या हो, डिफाइन हो सके। और ये सभी भाव क्या करेंगे, कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को प्रमोट करेंगे। तो ये सब उदारवाद का कॉन्सेप्ट है, राइट। अगली हेडिंग क्या है? हाँ, हेडिंग डालो इसको। क्या कहाँ दिया है? अभी बात कर लेंगे उस पर, ठीक है। बहुत सारे वहां के रीजनल टर्म तुम्हें मिलेंगे जो फ्रेंच भाषा के हैं, उनका हमारे यहाँ अलग अलग मतलब होगा। ए न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। अभी फ्रांस में क्या था कि नेपोलियन ने क्या किया है, हंगामा मचा के रखा पूरे यूरोप में, राइट। नेपोलियन का उदय कब हो रहा है? हमने क्या बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति होगी और डायरेक्टरी का रूल होगा फ्रांस पर। जब फ्रांस की क्रांति होगी तो फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या होगा, कुछ लोग फ्रांस पर शासन करने लगेंगे। और वो कौन लोग होंगे? जो थर्ड स्टेट के लोग थे वही लोग रूल करेंगे अब। लेकिन इन थर्ड स्टेट को यहाँ के कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। अब ये मेन भूमिका में है, ये लोग रूल कर रहे हैं। यहां हमने क्या बताया था कि 95% पॉपुलेशन क्या है, यहां की है। ये लोग फ्रांस में क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, राइट। फ्रांस में ये लोग शासन कर रहे हैं, तो व्यवस्था किस तरह की होगी, इनके अनुकूल व्यवस्था होगी। तो बाद में क्या हुआ कि कुछ लोग फ्रांस में क्या हुआ, शासन करने लगे। सपोज करो 4-5 लोग या डायरेक्टरी 100-200 लोगों को मिलके बनी होगी, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, फ्रांस की व्यवस्था चला रहे हैं। फ्रांस की व्यवस्था कुछ लोग मिलकर चला रहे हैं। उसी फ्रांस की व्यवस्था चलाने के क्रम में नेपोलियन को हम लोग पढ़ते हैं, हमने स्टोरी बताई थी आपको, वो घटना क्या हुई थी, कैसे नेपोलियन का सामान्य सैनिक से एक लीडर के रूप में इमरजेंस हुआ था, राइट। तो वहां जब नेपोलियन आगे बढ़ के आता है तो नेपोलियन इस डायरेक्टरी से कहता है आप हमको सेना दो और कुछ रिसोर्स प्रोवाइड करो, मैं देशों पर अटैक करूंगा और फ्रांस के लिए रिसोर्स जुटाऊंगा। तो डायरेक्टरी उस समय क्या थी, बहुत तो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। जैसे कोई व्यवस्था हो, सपोज करो एक व्यक्ति को हटाया, राजा हट गया, अब इसमें किसी को नई व्यवस्था के बारे में नहीं पता, और ये हो लो तुम लोग अब चलाओ व्यवस्था, तो क्या होगा, क्या चला पाओगे?
वहां तो एक फैक्ट पैटर्न था, यद्यप ठीक है किसी का शोषण हो रहा था वहां पर, जो सामान्य जनता थी उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, लेकिन जब ये ड्राइविंग सीट पर आएंगे तो क्या बेहतर ड्राइवर बन पाएंगे? तुरंत नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कभी गाड़ी नहीं चलाई इन लोगों ने, और वहां देश चलाना था, पूरा देश चलाना था, अपना घर तो चलता नहीं है, राइट? तो वहां देश चलाना था, तो इन लोगों के कारण क्या हुआ, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होने लगी। इसी में नेपोलियन आगे बढ़कर सामने आता है, और जब वो दो चार लड़ाइयां आसपास जीतता है, क्षेत्रों को कवर करता है, और उसका इमरजेंस होता है, वर्चस्व उसका यूरोप पे बढ़ता है, तो उसी क्रम में क्या होगा, वो चाहता तो तुरंत सत्ता प्राप्त कर सकता था, लेकिन वो वेट करता है, कहता रुको थोड़ा सा, अभी नहीं, और ग्लैमर, और ये लोग यहाँ रायता फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, और वो उसी का वेट कर रहा है। वो बाद में कहता है कि थोड़ा मैं अगर जल्दी आता तो जल्दी होती, लेट से आता तो लेट हो जाता, मतलब मैं जिस समय आया हूं यही समय क्या है, अनुकूल। और हमने क्या बताया, तलवार से उनको बुलाता है चर्च को, वहां जो हेड होते हैं उनको बुलाता है, ससम्मान बुलाता है, सारे लोग बैठे होते हैं, उनको बुला के, परंपरा क्या थी कि वही मुकुट पहनाएंगे, लेकिन वो क्या करता है, मुकुट तलवार से उठाता खुद पहनता है, वो बेइज्जती करना था कुल मिला के, कि अब तुम्हारा रूल, कि तुम्हारा रूल नहीं चलेगा, कोई विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस क्रम में वो खुद निरंकुश हो जाता है, वह खुद निरंकुश हो जाता है, एक राजा को हटा के खुद राजा बन रहे हो, कह रहे थे हम लोकतंत्र लाएंगे, लेकिन इस क्रम में चूंकि डायरेक्टरी रूल कर रही थी, इस क्रम में बहुत सारे सुधार भी वहां हुए, क्योंकि जनता अवेयर हो चुकी थी, राइट? तो बाद में धीरे धीरे क्या होगा, ये हारने लगेगा, और नेपोलियन जब हारने लगेगा तो लोग ये चाहेंगे कि पुरानी व्यवस्था जो थी, जब नेपोलियन थोड़ा सा डाउन होने लगेगा, वार हारने लगेगा कहीं कहीं, तो जब नेपोलियन की स्थिति खराब होगी तो लोग फिर चाहेंगे कि वही राजतंत्र क्या हो, फिर से स्थापित कर दिया जाए। तो इसी संदर्भ को रूढ़िवाद कहा गया है, कंजर्वेटिज्म कहा गया है, कि पुरानी व्यवस्था को ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर से बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो लिखो इसको, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, after the defeat of Napoleon in 1815, 1815 में नेपोलियन के हार के बाद 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट decided to restore the old monarchies. नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारों ने पुरानी राजशाही को पुरानी राजशाही को बहाल करने का फैसला किया। European government decide to restore the old monarchies. This was known as conservatism. इसे रूढ़िवाद के नाम से जाना गया। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये फ्रांस के संदर्भ में था, राइट? ये सिर्फ फ्रांस के संदर्भ में नहीं था, एक्चुअली जहां जहां नेपोलियन ने अटैक किया था वहां हर जगह क्या थी, मोनार्की थी। तो जब यहां राजतंत्र खत्म हुआ फ्रांस में,
फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब यहाँ जो राजतंत्र था, मोनार्की थी, वो जब समाप्त होगी तो उसका प्रभाव क्या होगा, यूरोप के कई देशों में पड़ा। वहां क्रांतियां होने लगी, वहां भी रिवॉल्यूशन होने लगे। इसके कारण कई देशों में क्या हुआ, राजतंत्र खत्म होने लगा। और कुछ लोग बाद में आएंगे कि हम, कुछ लोग संगठित होंगे और उनका विचार ये होगा कि हमको क्या करना है, फिर से पूरे यूरोप में या आसपास के कुछ देशों में क्या करना है, फिर से हमें राजतंत्र को इस्टेब्लिश करना है, फिर से हमें वो जो जन्म आधारित व्यवस्था है उसको स्थापित करना है। यद्यप कुछ राइट होंगे लेकिन व्यवस्था वही बनी रहेगी। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, रूढ़िवाद या कंजरवेटिज्म। लिखो, लिखो द कांग्रेस ऑफ वियना वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस कब हुई थी, 1815 में। वियना कांग्रेस डैश करके लिखो, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर, यूरोपीय शक्तियों ब्रैकेट में ब्रिटेन, रूस, यूरोपीय शक्तियों ब्रैकेट में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रिया। ऐसे देखो गलती होती, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, कम से कम 10,000 किलोमीटर का अंतर होगा, थोड़ी बहुत गलती नहीं। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर ब्रैकेट में ब्रिटेन, रशिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। लिखा, ब्रैकेट क्लोज, met to draw up a settlement for यूरोप। यूरोपीय शक्तियों ब्रैकेट क्लोज के प्रतिनिधियों ने यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए बैठक की। इन लोगों का मानना था कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे यहाँ, जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी, वो क्या है, एक तरह से इंस्टीट्यूशन है, उनको हमें क्या करना है, बनाए रखना है। तो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाह रहे हैं, बनाए रखना चाह रहे हैं। पारंपरिक संस्थाओं को क्या करना था, संरक्षित करना था। इसलिए क्या चाह रहे थे कि जो मोनार्की है वो क्या हो, बनी रहे यूरोप में, राइट। तो इसको तो ऊपर बता दिया है। क्या, प्रतिनिधियों ने यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए बैठक की। और इसमें समझौते में क्या बात हुई कि हमें क्या करना है, मोनार्की को फिर से यूरोप में इस्टेब्लिश करना है, यानी राजतंत्रीय व्यवस्था को क्या करना है, फिर से
स्थापित करना है। इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है? रूढ़िवाद का काल कहा जाता है, राइट। वहां पर एक फिलिप नामक शासक है, उसको क्या किया जाएगा? फ्रांस में स्थापित कर दिया जाएगा। हमने बताया था लुई 16वें को क्या किया गया था? क्या किया गया था? गुलोटिन, गुलेटिन, गुलोटिन, ठीक है, तो उनको गुलोटिन कर दिया गया था। अगला क्या है? अगला फेज कौन सा है? द रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। अब क्रांतिकारी कब आएंगे? जब रूढ़िवादी विचार क्या हो रहा है? कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं वो लोग क्या चाह रहे हैं? फिर से हम मोनार्की स्टेब्लिश करेंगे, यानी पुरानी व्यवस्था को क्या करेंगे? हम फिर से बहाल करेंगे। फिर से हम यहाँ क्या होगा? राजा होगा शीर्ष पर। यद्यपि बहुत परिवर्तन, नीचे बहुत परिवर्तन हो गए हैं, लेकिन वो पुरानी व्यवस्था के प्रति उनमें कुछ लोगों में लगाव है अभी, वो नहीं समाप्त करना चाहते कि ठीक है ये व्यवस्था जो थी, कमियां थी इसमें, लेकिन ठीक है अभी इसको बनाए रखा जाए, राइट। परिवर्तन इसको नहीं करना चाहते। यहां नीचे बहुत सुधार हो रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्था चाहते हैं कि बनी रहे, क्योंकि जो अल्टरनेटिव व्यवस्था आई थी उसने ठीक काम नहीं किया। और ठीक काम नहीं किया, सपोज करो मैं कहूं ये बहुत बदमाश बच्चा है, तुम लोगों से कहूं ये नया बच्चा है पढ़ने, और मैं कहूं ये बहुत बदमाश है, और ये कुछ बदमाशी ऐसी कर दे, है नहीं ऐसा, कुछ बदमाशी ऐसी कर दे, तुम लोगों को क्या होगा कि ये विश्वास हो जाएगा नहीं ये बदमाश है, ऐसा होगा ना। तो यही यहां हुआ, डायरेक्टरी के लोग रूल कर रहे थे, तो इन लोगों ने क्या किया? ठीक से काम नहीं किया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, क्राइसिस तमाम तरह की होने लगी, तो लगने लगा लोगों को कि यार वो राजतंत्र भी ठीक था, थोड़ा गड़बड़ था लेकिन फिर भी ठीक था। अब इतने लोग शासन कर रहे हैं हम पर, पहले एक राजा शासन करता था, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? वो पुरानी व्यवस्था को फिर स्टेब्लिश करने का कुछ लोग प्रयास करेंगे। तो जो लोग प्रयास करेंगे वो लोग कौन होंगे? वो लोग कौन होंगे? कंजर्वेटिव, हाँ, रूढ़िवादी लोग होंगे ना, पुरानी व्यवस्था को स्थापित करना चाह रहे हैं। फिर किसी को इसी में से लगता है कि यार ये तो गलत हो रहा है यार, इतना मेहनत करा गया, फ्रांस की क्रांति हुई, इतने लोग मारे गए, और फिर वही व्यवस्था स्थापित की जा रही, तो उसमें कुछ क्रांतिकारी उभर कर आएंगे कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे, तो पुरानी व्यवस्था होगी वो नहीं सेटअप होनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं जो एक इतने दिन से इफर्ट लोगों ने किया था इसके लिए, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा, प्रयास क्या होगा? सब बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ क्रांतिकारी जो इस विचार को मानते थे कि नहीं ये व्यवस्था नहीं स्थापित होनी चाहिए, तो वो लोग अंदर क्या करेंगे? एक संगठन बनाने लगेंगे, धीरे धीरे फ्रांस के अंदर या यूरोप के अंदर संगठन बनाने लगेंगे, और वो संगठन बनाएंगे तो राष्ट्रवाद को और बढ़ावा देंगे कि नहीं लोग ये सब जो है राजतंत्र फिर से विकसित नहीं होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कि ताकि पुरानी व्यवस्था फिर स्टेब्लिश ना हो, फिर राजतंत्र ना आए। हाँ, तो इसलिए कुछ लोग उभर कर आएंगे। जैसे हमारे यहाँ क्या था, क्रांतिकारी क्या चाहते कि अंग्रेजों को भगाना है, ऐसे वहां क्या था, कौन व्यवस्था थी कि फिर से क्या किया जा रहा था? कि फिर से राजा को स्टेब्लिश किया जा रहा था, फिर से राजा को स्टेब्लिश किया जा रहा था। लेकिन बीच में सुधार हुए हैं, नेपोलियन आएगा तो नेपोलियन कोड आता है, नेपोलियन संहिता आती है, उसमें बहुत सारे जनता को अधिकार दिए जाते हैं, व्यापार व्यापार की सुविधा दी जाती, महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं, जो महिलाओं को पहले क्या था, राइट कम मिले हुए थे समाज में। तो ऐसी चीजें हुई थी, नेपोलियन कोड के माध्यम से बहुत सारे सुधार हुए थे। लेकिन यहाँ ये लोग जब वो व्यवस्था फिर से वही व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा, तो कुछ लोग उभर कर आएंगे जो इसका विरोध करेंगे। वो लोग कौन है? क्रांतिकारी, राइट। तो लिखो इसमें, डिस्पाइट
कंजर्वेटिव इफर्ट्स, रूढ़िवादियों के प्रयासों के बावजूद डिस्पाइट कंजर्वेटिव इफर्ट्स, प्रयासों के बावजूद कामा कई यूरोपीय राज्यों में कंजर्वेटिव इफर्ट्स कामा सीक्रेट सोसाइटीज बेयर फार्म्ड इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स, कई यूरोपीय राज्यों में गुप्त संगठन बनाए गए, गुप्त संगठन बनाए गए गुप्त संगठन बनाए गए जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करते थे, जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करते थे। और उनके विचारों का प्रसार करते थे। मेनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेंड रिवोल्यूशनरीज and spread their ideas, तो बहुत सारे क्या बनाए गए, गुप्त संगठन बनाए गए। उनका काम क्या था कि जनता में अलग अलग प्लेस पर जाओ, जनता को इसके लिए क्या करना है, अवेयर करना है, ताकि जो क्रांतिकारी भावना है उसको बढ़ाया जा सके। और क्रांतिकारी भावना के संदर्भ में बढ़ाया जा सके ताकि पुरानी व्यवस्था फिर से स्थापित ना हो सके। और जब क्रांतिकारी गांव गांव जाएंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, बंधुत्व की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। लोगों के मन में क्या होगा, एक अवेयरनेस बढ़ेगी कि हम जो व्यवस्था फिर से बनाने जा रहे हैं वो व्यवस्था क्या है, ठीक हमारे लिए नहीं। लेकिन फिर मैं बात कह रहा हूं कि वो पुराना वाला राजतंत्र नहीं, इसमें बहुत सुधार हो चुके हैं। सिर्फ एक सिंबॉलिक था कि हम बिठा देंगे इस तरह से। नीचे रूल करने वाले लोग हैं वो उस तरह से उस तरह से वो तानाशाह नहीं हो सकता पहले की तुलना में। लेकिन पुरानी व्यवस्था के प्रति जो लगाव था वो क्या करेगा, इसको बढ़ावा देगा। और क्रांतिकारी क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। ठीक है, आगे लिखो। हाँ बताओ, क्या है, तुम धीरे बतिया लेते हो, आगे मैं जान नहीं पाता हूँ। अच्छा देखो, रिवोल्यूशनरीज बेयर फीन, क्रांतिकारी वे लोग थे जो राजतंत्रीय सरकारों के विरोधी थे। रिवोल्यूशनरीज बेयर सीन एज पीपुल हु अपोज्ड were seen as people who opposed monarchical form of government। क्रांतिकारी वे लोग थे जो राजतंत्रीय सरकारों के विरोधी थे। और स्वतंत्रता पर आधारित opposed monarchical form of government and wanted to
establish nation state based on liberty. Monarchical form of government and wanted to establish nation state based on liberty. क्रांतिकारी वे लोग थे जो राजतंत्रीय सरकारों के विरोधी थे और स्वतंत्रता पर आधारित राष्ट्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। लिखो, एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी मैजिनी थे। मैजिनी, एन इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी was the Italian revolutionary मैजिनी, MAZZINI, मैजिनी, who founded the secret society यंग इटली, जिन्होंने गुप्त समाज या गुप्त संस्था यंग इटली की स्थापना की थी। तो यहां क्या हुआ, क्रांतिकारी, अब समझ में आया यूरोप में क्रांतिकारी कौन है उस काल में, कौन क्रांतिकारी हैं, जो मेजनी क्या है, एक इटली में उदाहरण है। ऐसे बहुत सारी संगठन जो है यूरोप में बनाए जाएंगे और उनका काम क्या होगा कि इस क्रांति की अलग को इसलिए जगाना है ताकि फिर से मोनार्की वाला सिस्टम एस्टेब्लिश ना हो सके या मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश ना हो सके, पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल ना हो सके। अगला क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, लिखो, द एज ऑफ रिवोल्यूशन। तो क्रांतियों का युग, इसमें क्या है, 1830 से 1848 तक। लिखो, पहला विद्रोह जुलाई 1830 में फ्रांस में हुआ। द फर्स्ट अपराइजिंग took place in France in July 1830। पहला विद्रोह जुलाई 1830 में फ्रांस में हुआ। (1830 में हुआ। द बुर्बो मोनार्की वाज ओवरथ्रोन, स्पेलिंग है BOURBON,
Bourbon monarchy was overthrown and a constitutional monarchy was installed. बुर्बो राजशाही को उखाड़ फेंका गया और एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई. Was overthrown and a constitutional monarchy was installed. और एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई. देखो, दिस इवेंट स्पार्क्ड फर्दर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स. इस घटना ने बेल्जियम, पोलैंड और इटली में आगे क्रांतिकारी आंदोलनों को जन्म दिया. दिस इवेंट स्पार्क्ड फर्दर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बेल्जियम, पोलैंड एंड इटली. ये बात समझ में आई कि फ्रांस में क्या किया था? बुर्बो वंश का शासन था, उसको हटाया गया और क्या एस्टेब्लिश किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि अब संवैधानिक राजतंत्र पे सरकार चलेगी, लेकिन व्यवस्था क्या है? राजतंत्र है. राइट. और ये विचार क्या होगा? यूरोप के अन्य देशों में भी फैलेगा. तो ये विचार जब फैलेगा तो क्या होगा? वहां पर इसका धीरे धीरे वहां भी क्रांतिकारी आंदोलन धीरे धीरे क्या होंगे? संगठित होने लगेंगे. वहां भी क्रांतिकारी आंदोलन क्या होंगे? संगठित होने लगेंगे. राइट. आगे लिखो. लिखो, द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम. द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस. देखो, ग्रीफ हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर. यूनानी स्वतंत्रता संग्राम. यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था. यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था. ऑटोमन साम्राज्य क्या था? ऑटोमन साम्राज्य सुना है? ऑटोमन साम्राज्य कहाँ था? हाँ, किसने बोला? हाँ, टर्की में क्या था? ऑटोमन साम्राज्य था. ऑटोमन साम्राज्य का शासन क्या था? बहुत बड़े एरिया में था, बहुत बड़े एरिया में था. और ये सब क्षेत्र क्या था? ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था. इसी देखो, टर्की किसी बात नहीं मानता है और वो उस विचारधारा को आज भी पोषित करता है, उस विचारधारा को वो आज भी स्वीकार करता है, क्योंकि क्या है? ऑटोमन साम्राज्य का केंद्र कौन था? टर्की था. और उसका एरिया क्या था? बहुत व्यापक. ये सब एरिया, एथेंस नाम सुना होगा, ये सब यूनान, पुरानी फिल्में देखी होंगी यूनान, बहुत सारी यूरोपियन फिल्में जो बनी है हॉलीवुड में, उसमें
इन सब चीजों को दिखाया, इन घटनाओं को। तो ये सब क्षेत्र किसके नियंत्रण में था? ऑटोमन साम्राज्य के। तो ऑटोमन साम्राज्य अब वो आजाद होना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसी ही कोई एक्टिविटी, क्रांतिकारी रिवोल्यूशन वहां भी हुआ होगा, तो वहां भी ये चीजें देखने को मिलेंगी। और आप बाद में देखेंगे कि ये क्षेत्र क्या होगा, कई देशों में, छोटे छोटे देशों में क्या होगा, बंट जाएगा। तुम लोगों को मैप ही नहीं पढ़ा है ना, मैप नहीं पढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा तो रटो, 2-4 बार पढ़ो, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। एक तो विश्व इतिहास पढ़ रहे हो, दूसरा मैप नहीं पता है। ये होता है, जब पहली बार कोई चीज पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। कुछ समय बाद जब सब्जेक्ट एक दूसरे से मिलने लगेंगे ना, तब तुम्हें चीजें और तेजी से क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। स्टोरी के रूप में तो क्लियर हो रहा है ना। तो ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण किस पे था? यूनान पे था। वहां भी क्या हुआ, आजादी के लिए कहीं ना कहीं आंदोलन होने लगे। तो लिखो, Greece had been part of the Ottoman Empire. It began a struggle for independence in 1821. यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उसने 1821 में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया और अंततः पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, इट began a struggle for independence in 1821 and finally succeeded in 1832 with the support of other European nations. Succeeded in 1832 with the support of other European nations. उसने 1821 में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया और अंततः 1832 में अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के समर्थन से सफलता प्राप्त की। अब देखो, अन्य यूरोपीय राष्ट्रों का क्या हित था कि ये क्षेत्र क्या हो, स्वतंत्र हो जाए? कोई हित होगा ना, ब्रिटेन या फ्रांस या कोई देश इस क्षेत्र को क्यों स्वतंत्र कराएगा? एक क्या था, ट्रेड रूट, तुम्हारी बात सही है। और क्या कारण हो सकते हैं? और साम्राज्य क्या हो रहा था उस समय क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, राइट। उसके पहले और क्या चीजें हैं, उपनिवेश बना रहे हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों में क्या कर रहे हैं, उपनिवेश बना रहे हैं। ऐसे में ऑटोमन साम्राज्य का इन क्षेत्रों पर क्या था, नियंत्रण था। और अगर वो नियंत्रण हटेगा तो ये मार्केट के रूप में ओपन हो जाएंगे। दूसरा, ये देश क्या करेंगे, उनके रिसोर्स को यूज कर पाएंगे, यानी उनको अपने नियंत्रण में, उनके नियंत्रण में आसानी से ये रीजन क्या होंगे, आएंगे। तो इसलिए इनका उद्देश्य यह था कि ये क्षेत्र किसी तरह से क्या हो, स्वतंत्र हो। ये क्षेत्र एक यूनिट के रूप में काम करते थे, एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में काम करते थे। कल्चरल यूनिटी देखने को मिलती थी। जैसे हमारे यहाँ है, हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो आप देखेंगे बहुत सारे ट्राइब्स उस एरिया में पाए जाएंगे। डाइवर्सिटी है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो उनको एक करती।
तो ऐसे में वो क्षेत्र क्या होगा, आजाद होगा, उसमें क्या होंगे, कई देश बनेंगे। तो यूरोपियन कंट्रीज के अपने हित थे, जो उस समय सक्षम देश थे। सक्षम कौन था, ब्रिटेन। सक्षम कौन था, फ्रांस। और ऐसे में ये चाहते थे कि क्या हो, इटली था वहीं पर, तो थोड़ा सा अगर कुछ एरिया एक्वायर कर लेंगे, हमको मिल जाएगा, तो क्या नुकसान। तो कहीं ना कहीं यहां आजादी के लिए, वहां जो आजादी का आंदोलन हो रहा था, उसको क्या किया इन लोगों ने, प्रमोट किया कि किसी तरह से आजाद हो जाए, उसका नियंत्रण क्या हो, समाप्त हो। तो वो उनके लिए लाभकारी, तो उन लोगों ने इसमें मदद की। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में या इस लेवल पर कोई किसी की मदद नहीं करता है बिना लाभ के। हो सकता है आज लाभ ना हो, तो भविष्य में लाभ की योजना हो। ठीक है, क्यों मदद करने कोई जाएगा। तो यही व्यवस्थाएं क्या थी, वहां भी देखने को मिलेंगी। अगली हेडिंग क्या है इसमें, क्या, रूहानी कल्पना। अब ये क्या है, रूमानी, रूमानी कल्पनाएं क्या होती हैं। ये रूमानी कल्पनाएं क्या करेंगी, और कल्पनाएं होती क्या हैं। लिखो हेडिंग, रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। देखो, कुछ सपोज करो जनगण मन हम गा रहे हैं, तो एक क्या है, एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है, जो हमें उससे क्या करती है, जोड़ती है। एक राष्ट्र की भावना से क्या करती है, हमें जोड़ती है। कोई प्रतीक अगर हम देख ले रहे हैं, कौन सा प्रतीक, सपोज करो अशोक का सिंह स्तंभ हमने देखा, तो वो क्या है, वो हमारा प्रतीक है ना। हम उससे क्या होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, हमारे अंदर राष्ट्र की भावना डेवलप होती है। हमने भारत का मैप देखा, उसमें एक महिला, भारत के मैप में एक महिला बनाई गई, तो वो क्या करेगा, हमारे अंदर भाव विकसित करेगा ना। गीत हो गया, संगीत हो गई, कलाएं हो गई, साहित्य हो गया, दर्शन हो गया, ये सब क्या करते हैं, हमें जोड़ने का काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक रूमानी कल्पना के रूप में देख सकते हैं। ये नेशनल फीलिंग को क्या करती हैं, बढ़ावा देने का काम करती है, जो यूनिटी को बढ़ाएगा। और इन सबको आप राष्ट्रवाद के संदर्भ से जोड़कर लिख सकते हो। तो रूमानी कल्पनाएं इसमें लिखो, राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने में संस्कृति और कला ने बड़ी भूमिका निभाई। कल्चर एंड आर्ट प्लेड ए बिग रोल इन डेवलपिंग नेशनल फीलिंग। बिग रोल इन डेवलपिंग नेशनल फीलिंग। राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने में संस्कृति और कला ने बड़ी भूमिका निभाई। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि कोई पेंटिंग है, अजंता एलोरा है, सपोज करो अजंता, तो अजंता के, जब हम अजंता एलोरा पेंटिंग की बात करते हैं ना, वो क्या है, हमारी कलाएं है ना, कलाओं को हमने उकेरा है। अजंता कभी एलोरा जाओगे तो वहां कैलाश टेम्पल एक, उसको कैलाश टेम्पल ऐसे बनाया गया है कि पूरी पहाड़ पहाड़ है पूरा बड़ा सा। उस पहाड़ को ऐसा नहीं कि पत्थर से मंदिर बनाया गया, ऐसा नहीं किया गया।
ऊपर से नीचे तक पहाड़ को क्या किया गया, मंदिर के आकार में से काटा गया। पहले ऊपर से नीचे काटा गया है, उसके बाद मंदिर के अंदर क्या होते हैं, जैसे मंडप होता है, अर्ध मंडप होता है, जगमोहन होता है, और उसके बाद गर्भगृह होता है। मंदिर मंदिर में संरचनाएं होती है ना, मंडप, अर्धमंडप, जगमोहन, और देन क्या कहते हैं उसको, गर्भगृह, जहां मुख्य देवता निवास करते हैं। तो ये मंदिर का कॉन्सेप्ट है। ऊपर से नीचे पहले पहाड़ को काट दिया गया, उसके बाद अंदर फिर काटा गया, तो अंदर जो मंदिर की संरचनाएं होती हैं उस तरह से बनाया गया है। फिर ऐसे पिलर्स काट कर पिलर्स भी बनाए गए हैं, उस पिलर्स पे पेंटिंग की गई है, दीवारों पर पेंटिंग की गई है। तब बनाया गया जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उतना मलबा वहां से निकला होगा, पहाड़ काट रहे हो तो बहुत मलबा निकलेगा, वो कहाँ गया पता नहीं, उस एरिया में कहीं मिलता नहीं। और वहां बहुत सारी गुफाएं बनाई गई हैं, हर गुफाओं की कुछ ना कुछ खास बात है। यही तो, बहुत होगा, इतना मलबा था कि उस मलबे का पहाड़ बन जाता, और आसपास वो मलबा उस एरिया में आसपास कहीं नहीं मिलता है। उतनी वैज्ञानिकता कैसे आई होगी। आज बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तब भी हम उस तरह का बना नहीं सकते हैं। और मैं तो वहां गया हूं क्योंकि मुझे इस तरह से सीखना पसंद है, मैं देख कर सीखना चाहता हूं चीजों को। पढ़ोगे और देखोगे तो अंतर ये होगा, उसकी व्यवहारिकता तुम्हें तभी समझ में आएगी जब तुम देख पाओगे उसको, ऑब्जर्व करोगे उस चीज को। आप ऐसे समझ ही नहीं पाओगे उसको कि वास्तव में कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी वैज्ञानिकता रही होगी, कि मंदिर जो बनाया गया काट के, बाहर की तरफ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं, और हाथी के सूंड बाहर की तरफ निकले हुए हैं। अब सोचो, नीचे काटा गया, उसका सूंड का को शेप देना है कैसे, पत्थर काट कर। घोड़े के सिर बनाए गए हैं बाहर की तरफ, कि मंदिर का जो आधार है हाथी घोड़े बने और उनके सिर बने। तो वो क्या कर रहे हैं, हमें जोड़ रहे हैं ना, वो हमें जोड़ रहे हैं, वो हमारी क्या है, कलाएं हैं, आर्ट हैं, हमें जोड़ रहे हैं। डांस फॉर्म, जैसे हम अपना जो क्लासिकल डांस फॉर्म देखते हैं, तो क्लासिकल जैसे कथक हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, सत्रिया हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, हमें जोड़ने का काम करते हैं ना। हम कहते हैं हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, ये क्लासिकल डांस है इंडिया के, तो कनेक्ट कर रहे हैं हमें। और ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा, जैसे सपोज करो उसको कहीं प्राइज मिले, विश्व में उस डांस को कोई प्राइज मिले, कोई पुरस्कार मिले, तो क्या होगा, हम ये थोड़ा कहेंगे कि वो तमिलनाडु का है। हम कहें देखो भारत के इस क्लासिकल डांस को ये प्राइज मिला है और तमिलनाडु का है, वो बाद में कहेंगे, लेकिन प्राइड फील होगा ना हमें। तो ऐसे यहां पर कलाओं को सिर्फ इसलिए विकसित किया जाएगा जिससे क्या हो, हमारे अंदर भाव पैदा हो, गाने लिखे जाएंगे अलग अलग, उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको लोग गाएंगे, और उससे जनता क्या होगी, कनेक्ट होगी। वो भाव किसका होगा, राष्ट्र का होगा, राष्ट्रवाद का होगा। तो एक कल्पनाओं का संसार विकसित किया जाएगा, राइट। तो आगे लिखो, रूमानी कलाकारों और कवियों ने, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स फोकस्ड ऑन इमोशंस, फोकस्ड ऑन इमोशंस। रूमानी कलाकारों और कवियों ने इमोशंस कामा इंट्यूशंस, इंट्यूशन, INTUITION, इमोशंस, इंट्यूशन, एंड मिस्ट्रिकल फीलिंग, MYS
TICAL, मिस्टिकल फीलिंग। रूमानी कलाकारों और कवियों ने भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्यवादी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्यवादी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। इंट्यूशंस क्या होते हैं? अंतर्ज्ञान क्या है? जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे इंट्यूशन आ रहा, कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ अनिष्ट होने वाला है, होता है ना, कुछ लोग कहते हैं। कुछ जो बहुत सात्विक विचार के होते हैं वो लोग कुछ चीजों को पहले जान जाते हैं, ऐसा होता है। समाज में कुछ लोग होते हैं, उनको महसूस होता है, तो ये क्या है? इंट्यूशन है, उनका अंतर्ज्ञान है ना। तो अंतर्ज्ञान को कहीं ना कहीं भविष्य भविष्य उन्मुखी बनाया जा सकता है, फ्यूचरिस्टिक उसको बनाया जा सकता है। मेरा अंतर्ज्ञान है कि भविष्य का भारत ऐसा होगा, तो उसको मैं प्रचारित कर सकता हूं, उसको भावों में व्यक्त कर सकता हूं। वो किसी देश के भविष्य के बारे में कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका क्या है? अंतर्ज्ञान है। वो क्या करेगा? इमोशन है ना उनका, वो क्या करेगा? एक तो इमोशन है, दूसरा अंतर्ज्ञान है। वो क्या करेगा? लोगों को जोड़ने का काम करेगा। तो ये सारी चीजें वहां क्या है? इस फेज में बहुत ज्यादा चलेंगी, राइट। और इनका क्या होगा? प्रचार प्रसार किया जाएगा तेजी से। मतलब जन भावनाओं को क्या किया जा रहा है? यहां पर चैनलाइज किया जा रहा है। जन भावनाओं में एक देश के निर्माण के लिए क्या है? भावनाएं विकसित की जा रही, एक दिशा दी जा रही है कि हमारा आर्थिक परिवेश कैसा होगा, सामाजिक परिवेश कैसा होगा, सांस्कृतिक परिवेश कैसा होगा। इस तरह का भाव क्या होगा? विकसित किया जाएगा। इसी में कोई कहेगा कि जर्मनी की संस्कृति यहाँ के लोगों में दिखती है, उनके बोलचाल, भाषा बोली में वहां की संस्कृति दिखती है। तो सामान्य जनता क्या करेगी? उसको जोड़ेगी कि जो हमारे अंदर जो भाव हैं, जो मेरे सोच विचार का तरीका है, उससे क्या है? देश बनता है। एक व्यक्ति का विचार एक देश के विचार में क्या है? सहयोगी भूमिका निभाता है ना, कि आप लोगों का विचार देश के लोगों का विचार है, तो जैसा विचार होगा वैसा देश होगा, वैसे उसी तरह की वहां की संस्कृति होगी। तो व्यक्ति की चेतना राष्ट्र की चेतना बनाती है, राइट। जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो क्या होगी? नेशनल कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट होगी। सब लोग इंडिविजुअल हो ना, तो सबका सहयोग होगा, जैसे सब लोग होंगे वैसा देश होगा। तो ये लोग कल्पनाएं जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं क्या है? वो जनता की कल्पनाएं, वो जनता को जोड़ रहे हैं, उसी अनुरूप क्या होगा? देश उनका बनेगा, राइट। कहां लिखा? रहस्यवादी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। देखो, दे ट्राई टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। उन्होंने साझा सामूहिक विरासत की भावना को पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने साझा सामूहिक विरासत की भावना को पैदा करने की कोशिश की। आगे लिखो। हाँ, दे ट्राइड टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। आगे लिखो। दे एम्फेसाइज्ड
folk songs, folk dance and folk language to awaken national consciousness। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए लोकगीतों, लोक नृत्यों और लोक भाषाओं पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए लोकगीतों, लोक नृत्यों और लोक भाषाओं पर जोर दिया। दे emphasized folk songs, folk dance and folk language to awaken national consciousness। नेशनल कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की स्पेलिंग क्या होगी? CONSCIOUSNESS। कॉन्शियसनेस, राष्ट्रीय चेतना। तो सॉन्ग के माध्यम से, डांस के माध्यम से और भाषाओं के माध्यम से कॉन्शियसनेस विकसित करने की कोशिश की। जैसे कोई गाना सपोज करो गाया और वो क्या हुआ, सब लोग गाने लगे। मैं किसी दूसरे क्षेत्र पे हूं लेकिन गाना तुम्हें पता है, जैसे जनगण मन हो, क्या फर्क पड़ता है तमिलनाडु में हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, याद सबको होगा। तो तुम भी प्रतिभाग वहां कर सकते हो आसानी से ना। उस समय तुम क्या फील करोगे कि जुड़ाव है, कि वही सारी चीजें यहाँ भी हैं, वही लोग हैं, हमारे ही लोग यहाँ भी हैं। तो एक भाव क्या होगा, विकसित होगा। क्या हो गया? जैसे ओपेरा, ओपेरा संगीत होता है, मोरे मोरे ऐसा बजता है ना, अलग अलग। हम लोगों को नहीं अच्छा लगता, उन लोगों का भाव क्या होता है, उससे जुड़ जाता है। वो कौन सी फिल्म है, 3 इडियट्स, जो वायरस होता है वो क्या सुनता है, वही सुनता है ना, कि जितने देर वो दाढ़ी बनाता है तो वही सुनेगा 15 मिनट। वो समझ में किसी को नहीं आता, वो हमारे यहाँ का नहीं है, हमें नहीं समझ में आता। वो लोग क्या होते हैं, उससे जुड़ जाते हैं आसानी से। अंग्रेजों से कुछ शब्द हैं हमारे यहाँ, हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत समृद्ध भाषा है। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, समृद्ध भाषाएं हैं। अंग्रेजी में वही 26 अक्षर उसमें सब समाप्त है। तो समृद्ध भाषाओं का उच्चारण क्या होता है, रिच होता है। उनको अंग्रेज को पकड़ो, कहो बोलो बोलो अड़ा, वो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कभी विकसित हुआ ही नहीं उस तरह से। तो यहाँ संस्कृत की भाषा लोग बोलते हैं इतनी जटिल है, बहुत रिच भाषा है। फ्रांस में संस्कृत भाषा पर रिसर्च हो रही है, काफी सालों से चल रही है, सिर्फ इसलिए कि वो चाहते हैं अगर संस्कृत भाषा कंप्यूटर की भाषा हो तो इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, तेजी से बढ़ जाएगी। क्योंकि संस्कृत के लिए क्या है कि इतने शब्द हैं, इतने शब्द हैं, इतना रिच ग्रामर है कि एक शब्द होगा तो उसका एक ही अर्थ होगा। यहाँ अंग्रेजी के एक शब्द को 10 जगह यूज किया जाएगा, हर जगह अलग अलग अर्थ होगा उसको उसका, राइट। तो कहीं ना कहीं क्या है, इसमें अंतर है। तो वो उतनी समृद्ध भाषा नहीं है, क्योंकि यूज देखो, भाषा कैसे अपनाई जाती है। जैसे उन लोगों ने हम पे शासन किया तो हमें लगता है ये भाषा जो है, अभी कोई हिंदी बहुत अच्छी बोलता हो उससे आप नहीं इंप्रेस हो पाओगे, और अंग्रेजी बोलता हो भले समझ में ना आए, कुछ बोल दे अच्छा सा, लगे क्या नॉलेज है इसको। तो भाषा को हम क्या समझने लगे, ज्ञान समझने लगे। हम भाषा को ज्ञान समझने लगे कि गांव में तो मतलब इतना डर है अंग्रेजी का, उनका लड़का तो अंग्रेजी में बोलता है, उनका लड़का अंग्रेजी में बोलता है, ऐसे कहते हैं अंग्रेजी में, खुद अंग्रेजी नहीं जानते हैं,
वो क्या बोला होगा वो वही जाने, वो जानता है या तो ईश्वर जानता है, लेकिन उन्हें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो नहीं जानते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। तो भाषा, भाषा क्या करती है, वो भी जोड़ने का काम करती है। भाषा क्या करेगी, जोड़ने का काम करेगी। सपोज करो कहीं गए हो बाहर, थाई जैसे वहां थाईलैंड सिंगापुर और लोग जाते हैं घूमने, तो इस बात से खुश हो जाते हैं कि बताओ यार वहां सब लोग भोजपुरी बोलते हैं या ज्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं, वहां भोजपुरी गाने चलते हैं। वहां कहीं जाओगे तो पता लगा निरहुआ का गाना बज रहा होगा। अब मन में वो भाव आएगा कि बताओ, यहां तक, यहां भले ना सुनते हो, भले मुझे यहाँ वो पसंद ना आता हो, लेकिन वहां बज रहा है इसलिए मुझे अच्छा लगेगा। यहां नहीं पसंद करते तो क्या हुआ, उसकी पहुंच तो दूर तक है। तो ऐसी चीजें भी हमें दिखती हैं। ठीक है, लिखो, लैंग्वेज आल्सो प्लेड ए की रोल, भाषा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द लैंग्वेज आल्सो प्लेड ए की रोल, कामा, द पोलिस, पोलिस, POLISH, the Polish language was suppressed in Poland, रूस द्वारा, रूस द्वारा पोलैंड में पोलिश भाषा को दबाया गया। The Polish language was suppressed in Poland by Russia. But it become, but it become but it become a symbol of resistance. But it become a symbol of resistance. रूस द्वारा पोलैंड में पोलिश भाषा को दबाया गया, लेकिन यह प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। जैसे पोलैंड पर नियंत्रण किसका था, रशिया का, तो रशिया चाहती थी कि यहाँ रशियन लैंग्वेज को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। तो इसके कारण क्या हुआ, स्थानीय लोग क्या चाहते थे, नहीं हमारी भाषा रहनी चाहिए। तो भाषा के सेंटिमेंट में जो विरोध हुआ वो क्या हुआ कि नहीं हमें अपनी भाषा ही रखनी, हमें अपनी भाषा में ही बात करनी। तो इस कारण से जो विरोध होगा वो क्या करेगा, नेशनल यूनिटी का कारण बन जाएगा। नेशनल यूनिटी का क्या होगा, कारण बन जाएगा। वो जोड़ने का काम करेगा। वो क्या करेगा, वहां जोड़ने का काम करेगा, वो यूनिटी को इस्टेब्लिश करेगा, वो नेशनलिज्म को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, और कहा भी गया है निज भाषा, कुछ कहा गया है ऐसे ना, मैं भी भूल गया क्या कहा गया। ये दोहा है एक, अगला क्या है, हम्म, भूख कठिनाइयां और जन विद्रोह। भूख कठिनाइयां और जन विद्रोह। समय कौन सा है ये, 1848 का है।
लिखो। अठारह सौ तीस और 40 के दशक, द 1830 एंड 1840 वेयर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। अठारह सौ तीस और 40 के दशक में यूरोप में भारी आर्थिक कठिनाई का समय है। भोजन की कमी है और बेरोजगारी है। देयर वेयर फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या हो रहा है, पॉपुलेशन भी उस समय यहां पर बढ़ रही है। पॉपुलेशन क्या है, बढ़ रही है। देखो, द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी जिससे प्रवासन और गरीबी बढ़ी। पॉपुलेशन इंक्रीज्ड लीडिंग टू माइग्रेशन एंड पॉवर्टी। जनसंख्या बढ़ी जिससे प्रवासन और गरीबी बढ़ी। द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड कामा लीडिंग टू माइग्रेशन एंड पॉवर्टी। क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, प्रवासन का मतलब समझ रहे हो। जनसंख्या, सपोज करो गांव में जनसंख्या बढ़ रही है और वहां क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, खाने की व्यवस्था नहीं है वहां पर, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो क्या होगा, लोग कहीं माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट कहाँ करेंगे, ज्यादातर शहरों की तरफ जाएंगे। तो क्या शहर में सारी व्यवस्थाएं हैं, शहर में अगर जाएंगे तो शहर में भी क्राइसिस है ना, और शहर में अगर क्राइसिस है तो वो समस्याएं क्या होगा, शहर में जा रहे हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो कहीं जाओगे तो कमरा चाहिए तुम्हें, और कमरा बिना पैसे के नहीं मिलेगा, तो तुम कहाँ रहोगे, जाहिर सी बात है स्लम्स में रहना पड़ेगा। कहाँ रहना पड़ेगा, स्लम्स में या मलिन बस्तियों में रहना पड़ेगा। और स्लम्स में क्या होती हैं चीजें, भाई टीन शेड डाल लिया हमने, किसी तरह से रह रहे हैं बस। क्या सोशल सिक्योरिटी है वहां पर, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो भी फुलफिल नहीं होंगी। और शहर में है तो शहरी समस्याओं को भी बढ़ाएंगी, ये एक गैप को बढ़ाएंगी। कोई क्या कर रहा है, बड़े आलीशान मकान में रह रहा है और किसी के लिए क्या है, बहुत क्राइसिस की सिचुएशन है। तो जो समस्याएं गांवों में थी वो क्या है, शहरों में भी है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि हो रही तेजी से, पॉपुलेशन, देखो एग्रीकल्चर में जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जब सरप्लस उत्पादन होता है तो ये क्या करता है, सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो ये जनसंख्या को और बढ़ावा देता है। ये जनसंख्या को क्या करेगा, और बढ़ावा देगा, और वही जनसंख्या बाद में क्या होगी, प्रेशर क्रिएट करेगी। ऐसे में कोई भी क्राइसिस हो, सपोज करो फ्लड आ जाए, ड्राट की सिचुएशन आ जाए, या वर्षा ना हो टाइमली, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन नहीं होगा तो फूड क्राइसिस क्रिएट होगी। अब हमने जनसंख्या बढ़ा ली और फूड क्राइसिस हो गई, तो कहीं ना कहीं खाने का संकट क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा, और यही सारी परिस्थितियां क्या होंगी वहां पर निर्मित हो जाएंगी। दूसरा, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो क्या हर जगह समान रूप से देखने को मिलेगा यूरोप में, नहीं। ब्रिटेन में क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा, तो ब्रिटेन क्या करेगा, इन देशों को मार्केट के रूप में यूज करेगा, अपना सामान खूब बेचेगा, वहां बनाएगा यहां बेचेगा। तो यहां जो उत्पादक हैं छोटे छोटे,
जो स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई सामान मशीन से बनेगा और बल्क में उत्पादन होगा, तो उसमें कास्ट क्या होगी, कम हो जाएगी, क्वालिटी क्या होगा, बेहतर हो जाएगी, राइट। तो कास्ट कम है, तुम सस्ता सामान खरीदोगे कि महंगा? सस्ता सामान खरीदना पसंद करोगे ना। वही क्वालिटी का सामान सस्ता मिल रहा हो और महंगा मिल रहा हो, मैं कहूं देखो मैंने हाथ से बनाया है और उसमें गंदा सा पाप भी ना हो और इधर उधर आप देखो रेसे निकले हुए हैं, आप इमोशनल होके नहीं खरीदोगे ना। आप देखोगे कि जो मशीन से बना उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसमें चमक है, उसमें पॉलिश लगी हुई है, उसमें फिनिशिंग अच्छी है, तो वो सामान खरीदोगे। तो स्थानीय स्तर पर जो उत्पादन हो रहा है वो, उसकी मांग बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। यूरोप के जो ब्रिटेन बना के बेच रहा उसकी मांग क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वो सस्ता भी है। और हमने 10 दिन में बनाया है कोई कपड़ा, तो हम सोच रहे हैं इतना श्रम लगा, थोड़ा पैसा मिल जाता तो ठीक था, और वहां मशीन से बना है और वो सस्ता भी बेच रहे हैं, क्वालिटी भी बेहतर है, तो उनका सामान क्या होगा, बिकेगा। तो जो उद्योग हैं, जो यूरोप के छोटे छोटे इन देशों के की इंडस्ट्रीज हैं या छोटे लेवल पर जो उत्पादन कर रहे हैं, उनका उत्पादन, उनकी मांग क्या होगी, कम होगी ना, तो वहां भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ेगी, वहां भी बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लोग आयात पर, इंपोर्ट पर निर्भर होने लगेंगे, अपने वस्तुओं की मांग क्या होगी, कम हो जाएगी, तो वहां बेरोजगारी कम होगी या ज्यादा? बेरोजगारी ज्यादा होगी। बेरोजगारी ज्यादा होगी तो अन्य वस्तुओं की डिमांड क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा? कम होगी। मैं कमाऊंगा तब ना डिमांड करूंगा, तो अन्य वस्तुओं की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। और अन्य वस्तुएं जहां से उत्पादन हो रहा है वहां भी क्या होगी, अब उत्पादन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डिमांड कम है, तो वहां जो एम्प्लॉय होंगे उनको आप क्या कहोगे, निकाल दोगे कि भाई हमें, हमारे यहाँ काम ही नहीं है, तो वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। वो कहीं से मांग क्रिएट करते होंगे तो वो भी अब मांग नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे इकोनॉमी क्या होगी, ट्रैप में आ जाएगी, राइट। तो वही सारी सिचुएशन यहाँ उत्पन्न हो जाएगी। तो जो हंगर की सिचुएशन है वो क्या होगी, और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। एक तो एग्रीकल्चर का प्रभाव था, दूसरा रोजगार भी चला गया। मैं खरीद के खा सकता था लेकिन अब मैं नहीं खरीद सकता हूं क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो ये सारी भूख है, कठिनाई है, तो क्या होगा, जन विद्रोह भी देखने को मिलेगा। कुछ व्यवस्थाएं भी बेहतर काम नहीं कर पाएंगी वहां, जो लोकल सिस्टम वहां काम कर रहा वो भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो कहां तक लिखा, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड लीडिंग टू माइग्रेशन एंड पॉवर्टी, स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसानों और कारीगरों, स्मॉल फार्मर्स एंड आर्टिजन्स, छोटे किसानों और कारीगरों, स्मॉल फार्मर्स एंड आर्टिजन्स, ARTISANS, आर्टिजन्स फेस्ड faced tough competition from cheap machine made goods, छोटे किसानों और कारीगरों को सस्ते मशीन निर्मित सामानों से, सस्ते मशीन निर्मित सामानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।
छोटे किसानों और कारीगरों को सस्ते मशीन निर्मित सामानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। फ्रॉम चीप मशीन मेड गुड्स। लिखो 1848 in 1848 a revolution in France led to the abdication 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 of the monarch 1848 में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसके कारण राजा को पद छोड़ना पड़ा और गणतंत्र की घोषणा हुई। एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क एंड द प्रोक्लेमेशन and the proclamation of a republic। फ्रांस की क्रांति में क्या हमने ये सब कारण बताए थे ना, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, धार्मिक कारण बताए थे ना। मुझे आशा है कि आप लोग सब भूल चुके होंगे। हाँ, बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ ना, 5-7 साल 7-8 साल से यही काम मैं कर रहा हूँ, तो मुझे आशा होती है, मैं जान जाता हूँ। देखो, कोई भी चीज कहीं से पढ़ाई जाती है तो उसका जुड़ाव दूसरी जगह से होता है। अब मैंने क्या बताया कि वहां जो छोटे छोटे उद्योग थे वो बर्बाद हो गए। अब ये घटना आप भारत से रिलेट कर सकते हो। भारत में क्वेश्चन आए कि जो स्थानीय स्तर पर उद्योग थे वो बर्बाद हो गए, उसके क्या कारण थे, तो बता दो कि पूंजी के द्वारा मशीनीकरण को बढ़ावा मिला या इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिला, जिससे क्या हुआ, मशीन के द्वारा उत्कृष्ट उत्पाद बनाए जाने लगे और जिसने क्या किया, स्थानीय स्तर पर मांग को क्या किया, कम कर दिया, क्योंकि वो सस्ता नहीं बेच सकते। एक व्यक्ति है स्थानीय स्तर पर कुछ बना रहा है, अगर वो सस्ता नहीं बेच सकता क्योंकि उसकी कास्ट ज्यादा है, वो दिन भर काम किया है तब वो एक उत्पाद बना पाया, और अगर वो सस्ते में बेच देगा तो उसकी जीविका नहीं चलेगी। वो वही सामान महंगा बेचना चाहता है और वहां मशीनों में बल्क में बनता है, तो वो बल्क में बनता है तो वहां वो क्या करेंगे, उनके लिए सस्ता बेचना भी घाटे का सौदा नहीं है। वहां वो लाभ सस्ता बेचेंगे तब भी वो लाभ पर बेचेंगे। तो आप देखेंगे कि भारत में क्या होगा, कुटीर अंग्रेजों के टाइम पे देखेंगे काटेज इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, जो बुनकर हैं कपड़ा बुनते हैं उनके रोजगार चले जाएंगे। ये सब क्या होंगे, बाद में धीरे धीरे मजदूर बन के रह जाएंगे। अभी आगे क्या है, भारत में राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, तो कुछ हम मॉडर्न इंडिया वहां पढ़ेंगे, इतिहास, अपना इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि गांधीयन मूवमेंट पे, गांधीयन मूवमेंट जैसी चीजें वहां पर दी गई हैं। और कोई हेडिंग है इसमें, कौन, उदारवादियों की क्रांति। तो उदारवादी, अब ये व्यवस्था क्या है, किस तरह की, मोनार्क थी ना, मोनार्क मोनार्क की व्यवस्था थी, ये सब क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, तो उदारवादी क्या चाहेंगे, हमने बताया था कि समाज क्या है, ऐसे बटा हुआ है, हायरार्की में समाज बटा हुआ है। अब उदारवादी क्या चाहेंगे कि ये व्यवस्था खत्म होती तो क्या होता, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, यहाँ लोगों को अवसर मिलते, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की स्थापना होती, लोगों के अधिकार होते, राइट, लोकतंत्र की स्थापना होती। उदारवादी क्या चाहेंगे,
यही सब व्यवस्था चाहेंगे। तो द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, तो जन विद्रोह होगा तो लिबरल्स क्या चाहेंगे? अब लिखो द 1848 the revolution was led by the educated middle classes। 1848 की क्रांति का नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्ग ने श्रमिकों के साथ मिलकर किया। Revolution was led by the educated middle class along with workers। 1848 की क्रांति का नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्ग ने श्रमिकों के साथ मिलकर किया। इसने संवैधानिकता और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग की। यहां क्या मांग कर रहे हैं ये लोग कि मतलब संविधान स्थापित हो, एक नियम के तहत क्या हो, एक रूल के तहत यहाँ की गवर्नमेंट चले, और क्या हो, नेशनल इंटीग्रेशन हो। क्या हो? नेशनल इंटीग्रेशन हो या नेशनल यूनिफिकेशन हो। लिखो इन जर्मन लैंड्स मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स एंड मर्चेंट्स, जर्मन क्षेत्रों में मध्यम वर्ग के पेशेवर और व्यापारी, इन जर्मन लैंड मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स एंड मर्चेंट्स केम टूगेदर एंड डिमांडेड a unified German nation state with a parliament, with a parliament। जर्मन क्षेत्रों में मध्यम वर्ग के पेशेवर और व्यापारी एक साथ आए और संसद के साथ एक एकीकृत जर्मन राष्ट्र राज्य की मांग की। came together and demanded a unified German nation state with a parliament। लिख लिया? अब क्या होगा यहां पर, ये लोग क्या मांग कर रहे हैं लिबरल, कि हम क्या करें, संसद के साथ क्या हो कि हमारी बातें संसद सुने, और क्या हो, यहां पर डेमोक्रेसी को हम इस्टेब्लिश कर सकें। क्या इस्टेब्लिश कर सकें? वहां पर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर सकें। आगे लिखिए, वुमेन बेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, महिलाएं इन क्रांतियों में
सक्रिय भागीदार थीं। वुमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दीज रिवोल्यूशंस, महिलाएं इन क्रांतियों में सक्रिय भागीदार थीं, कामा, लेकिन उन्हें मतदान के अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया। पार्टिसिपेंट्स इन दीज रिवोल्यूशंस but were denied voting right राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया। उन्हें मतदान के अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया। but were denied voting rights and political representation। बताओ, फात पार्टिसिपेट कर रही हैं तो जब वोट करने की बारी तो कहेंगे तुम्हारा वोट नहीं माना जाएगा। तो अन्याय है, यहाँ सोशल जस्टिस के खिलाफ है, पॉलिटिकल जस्टिस के खिलाफ है कहीं ना कहीं। आप आधी आबादी की बात ही नहीं सुन रहे हो, आधी आबादी का कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं। ठीक है, तुम आंदोलन में पार्टिसिपेट करो, संख्या बढ़ाओ आंदोलनों में, लेकिन तुम्हें वोटिंग राइट नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये सही है कि गलत? गलत। और कुछ है इसमें बचा? तो यही सारी चीजें इसमें रहेंगी और ये सारी चीजें क्या करेंगी? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देंगी। अब एक बार क्या करना है, पुराना जो फ्रांस की क्रांति का है और सारा है वहां, उसको पढ़ोगे, इससे जोड़ोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ये लोग क्या करते हैं कि आधा उसमें पढ़ा देंगे, आधा इसमें पढ़ा देंगे। अब आधा कभी वो समझ में नहीं आया था, फिर आधा इसमें। होना क्या चाहिए कि कुछ चीजें वहां पढ़ाओ, कुछ चीजें यहां पढ़ाओ। क्लियर हो रहा है? और पढ़ाएं? जाओ, नहीं तो विद्रोह कर दोगे। अगला चैप्टर कौन सा है? जर्मनी और इटली का निर्माण। इसके अगला चैप्टर कौन सा है? राष्ट्र की दृष्टि कल्पना। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी बात कर ली है, थोड़ी सी और बात करना बाकी है। उसके बाद राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, और देन दूसरी यूनिट का पहला चैप्टर क्या है? अब ये तुम लोगों के काम का यहाँ से प्री मेंस दोनों में, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, अभी जो बात कर रहे हैं यहाँ सिर्फ मेंस में क्वेश्चन आएगा, इसमें जो पढ़ेंगे इसमें प्री मेंस दोनों में आएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम फैक्ट पे भी बात करेंगे। और अभी यहाँ फैक्ट तुम्हें नहीं रखना है, इसमें अभी जो पढ़ा रहे हैं इसमें बहुत फैक्ट आपको नहीं रखना है, लेकिन जो इधर पढ़ाएंगे सेकंड यूनिट भारत वाला,